नमस्कार, एक बार फिर आपका सबों का स्वागत है प्लैनेट एक्स पर। प्लैनेट एक्स एक नया नवेला चैनल है, अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है हमने। और इस पर हम लोग ज्ञान विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर बातें करते हैं। सिंपल इंफॉर्मेशंस जो कि आम जनता को जाननी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। डेटाबेस फैक्ट्स पर आधारित इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम देने की कोशिश करते हैं ताकि साधारण से साधारण लोग तक भी जो है इन चीज़ों को समझ सकें और देश में क्या हो रहा है और देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, देश में क्या प्रगति हो रही है, इसकी जानकारी हम देशवासियों को हो सके। तो आप सबों से अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस की रीच बढ़ सके और हम और दुगने हौसले के साथ जो है देश की विकास की गाथा को आप लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आज हमने डिसाइड किया है कि हम देश की आर्थिक प्रगति के बारे में बात करेंगे और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, इन सब पर थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की आर्थिक प्रगति को देखकर दुनिया हैरान है। सच कहूं तो दुनिया वाकई हैरान है। सारे दुनिया में जियोपॉलिटिकल उथल पुथल के बीच अर्थव्यवस्था में बड़ी उथल पुथल पश्चिमी देशों में हो रही है, जापान में हो रही है, चाइना में हो रही है। इन सब के बावजूद भी भारत जिस रफ्तार से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, ये वाकई सबको चकित कर देने वाला है। और दुनिया इसी से परेशान है, खासकर जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं अपने आप को, अमेरिका या और भी वेस्टर्न वर्ल्ड के जो देश हैं, उनको परेशानी इसी बात से है कि बिना उनकी सहायता के, जैसे आपने देखा होगा कि 90 और 2000 के दशक में जो है चाइना की बड़ी तेजी से प्रगति हुई, आर्थिक प्रगति हुई, और वो सारी प्रगति जो है पश्चिमी देशों और अमेरिका की कंपनियों के सहयोग से ही हुई। आप आज चाइना में जाके देखें, करीब करीब अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज के देशों के सभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने वहां प्लांट्स लगा रखे हैं, फैक्ट्री लगा रखे हैं और सब कुछ जो है, और चाइना की प्रगति इसी के कारण हुई है। और आप देखेंगे तो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन के रह गई है, क्योंकि ये कंपनियां अपने देश के लोगों के लिए सस्ते सामान का निर्माण करने के लिए चाइना आई हैं। चाइना में वो सामान बनाते हैं, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट कम है, लेबर लॉज बहुत ही ढीले हैं, न के बराबर है। आप लेबर से जो है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे काम करा लें, कोई पूछने वाला नहीं है। जब चाहे उनको सैक कर दें, कोई उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है वेजेस बहुत कम है और इसका फायदा उठाने के लिए वो कंपनियां वहां चाइना गई हैं और वहां से प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट बना करके अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में जो है सप्लाई करती रही हैं आज तक। तो चाइना का जो भी ग्रोथ हुआ है वो पश्चिमी देशों के सहयोग से हुआ है। पश्चिमी देश इसी बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि बिना उनके सहयोग के भारत कैसे इस तीव्र गति से जो है अपनी आर्थिक प्रगति कर रहा है। पिछले 10 सालों में ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि इंडिया ने करीब करीब 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर ले आए हैं, मन गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं। और ये सबके लिए जो है बहुत ही आश्चर्य की बात है। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तो आइए आज थोड़ा हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या हमारे देश में हो रहा है। आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली हमें लगता कुछ हफ्ते पहले, शायद 2-3 हफ्ते हुए होंगे,
जब ऑफिशियली आईएमएफ ने जो है इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। जब आपने जो है 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की आपकी जीडीपी पहुंच गई और अपने जापान को जो 4.2 पर था उसको पीछे छोड़ दिया, और अब आप चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और बहुत जल्दी, शायद अगले 1 साल या 1.5 साल के अंदर में जो है आप जर्मनी को, जो कि 4.7 के आसपास में है उनकी इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी के आसपास में है, आप उनको पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इमेजिन जस्ट कीजिए कि जस्ट कुछ दशक पहले 90s में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी 1991 के आसपास में, जो है आपके पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए रह गया था, और आपको आईएमएफ से लोन लेने के लिए जो है आपने अपने सोना को जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो है गिरवी रखा था। 47 टन या 57 टन कुछ था, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूं। आपने गिरवी रखा था और फिर आपको आईएमएफ लोन मिली, और तब वाकई कुछ लिबरलाइजेशन हुए इकोनॉमी के, थोड़ी सुधार हुआ इकोनॉमी में जो है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है हम आज यहाँ, और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में बनी उसके बाद से इसकी गति तेज हुई। उन्होंने जो है इसमें बॉटलनेक्स जो थे इंडस्ट्रीज और ट्रेड के लिए उनको रिमूव किए, और धीरे धीरे आप आज उस स्थिति पहुंच चुके हैं या 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुके हैं, और अगले 1-1.5 साल के अंदर में शायद तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, जब आपकी इकोनॉमी शायद 4.8 क्रॉस कर जाए और शायद 5 भी पहुंच जाए। अब डेटा की बात करें कि क्या वो है, तो आप जस्ट देखें इसको तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या प्रगति हो रही है। 24-25 साल का लेते हैं, जो अभी मार्च में खत्म हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं उसका डेटा जो आया है आपको हैरान कर देगा। ये है 824.9 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब करीब 825 बिलियन डॉलर का आपने एक्सपोर्ट किया है। इसमें सर्विसेज जो हैं वो 387.5 बिलियन डॉलर्स हैं, रिफ्लेक्टिंग ए 13.6% इंक्रीज, और फिर मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 374.1 बिलियन डॉलर्स हुई हैं, अबाउट 6% इंक्रीज। ट्रिमेंडस। आप सोच नहीं सकते कि 10-15 साल पहले हम ऐसा कर सकते थे, और ये बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि शायद अगले 1 साल या 1.5 साल में जो है हम लोग पर एनम 1 ट्रिलियन डॉलर्स के जो है एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और किस रफ्तार से जो है हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है, और दुनिया को वाकई इसकी चिंता हो रही है और करनी भी चाहिए। क्योंकि वैसे 2 देश जो पश्चिमी देश जो हैं, या अमेरिका, जिन्होंने 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद से जो है उन्होंने कभी सही मायने में कहें तो भारत को आगे बढ़ने के लिए हेल्प नहीं किया। उन्होंने हमेशा भारत को यही कोशिश की कि भारत दबा कुचला रहे, गरीब रहे, इसकी इकोनॉमी ना बढ़े, ताकि आप उनके पिछलग्गू बने रहें। और यही उनकी चिंता है कि आप बिना उनकी सहायता के कैसे इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आगे अगला डेटा देखते हैं जो आपको हैरान करेगा। अभी ये कल की डेटा है, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 702.78 बिलियन, मतलब 702.78 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। हमारा हाईएस्ट पिछले साल 2024 में, अभी 1 साल पहले या 1.25 साल पहले जो था, इट वाज 704 बिलियन डॉलर्स। फिर वहां से घट के नीचे आया, करीब 650 तक आया, और फिर हम बढ़ करके पहुंच गए हैं 702.178 बिलियन डॉलर्स के। और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी जो है हम अगले एक हफ्ते में ही जो है, जो अब तक का हाईएस्ट है
$4 बिलियन का, उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। और प्रोबेबली मेरा अपना अनुमान है कि अगले 1 साल के अंदर में या 1.5 साल के अंदर में जो है आपके फॉरेन रिजर्व जो है $1 ट्रिलियन हो जाएंगे। $1 ट्रिलियन। बहुत कम कंट्री है, मुझे लगता है कि शायद चाइना को छोड़ करके किसी के पास $1 ट्रिलियन की फॉरेन करेंसी नहीं है। अमेरिका के पास तो फॉरेन करेंसी की जरूरत ही नहीं है कि डॉलर डिनोमिनेशन में किया जाता है, और अमेरिका रिजर्व करेंसी है डॉलर, इसलिए अमेरिका तो फॉरेन एक्सचेंज रखने की उसको जरूरत नहीं है। चाइना ऑफ कोर्स कहा जाता है कि $2.8 ट्रिलियन की उनके पास में फॉरेन रिजर्व्स हैं, और हम चाइना के बाद दूसरी कंट्री होंगे जिसके पास $1 ट्रिलियन का रिजर्व होगा अगले 1 से 1.5 साल के अंदर में। एट प्रेजेंट वी आर एट 702.78 बिलियन डॉलर्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि कैसे एक देश जो आज से 35 साल पहले 90-91 में जो है वो भीख मांग रहा था दुनिया से, वर्ल्ड बैंक से लोन मांग रहा था, लेकिन वर्ल्ड बैंक दुनिया ने पश्चिमी देशों ने ह्यूमिलिएट करने के लिए जो है IMF से लोन देने के लिए वो शर्तें रखी कि आप अपना कुछ गिरवी रखें, सोना गिरवी रखें, कुछ भी गिरवी रखें तभी आपको मिलेगा, और अल्टीमेटली जो भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा, जबकि ऐसा होता नहीं है। IMF से जो है कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि IMF के आप भी मेंबर्स हैं, आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका राइट है ये। बट आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए जो है वर्ल्ड IMF ने जो है आपको प्रेशराइज किया कि आप अपना सोना 57 टन जो है आपने वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा, और उसके एवज में आपको जो है कुछ मतलब कि जो है लोन्स मिले, और उसके साथ और भी कंडीशन जोड़े गए कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कीजिए, और मतलब कि जो है इकोनॉमिक लिबरलाइज, तो इकोनॉमिक लिबरलाइज करना तो हमारे लिए फायदेमंद ही हुआ। ऑफ कोर्स जो है करेंसी भी डिवैल्यू करने से थोड़ी एक्सपोर्ट्स पर फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब क्या करें, उस समय स्थिति ऐसी थी कि कुछ किया नहीं जा सकता, तो ये करना पड़ा। तो समझिए कि उस स्थिति से जब आप 35 साल पहले जो आप दुनिया से भीख मांग रहे थे लोन के लिए, और आपको अपने सोना को गिरवी रखना पड़ रहा था, आप उससे उठ करके आए हैं, और आप दुनिया की आज दूसरी सबसे बड़ी फॉरेन रिजर्व्स के वाले करेंसी बन गए। $702.78 बिलियन। इट इज नॉट ए मीन अचीवमेंट एट ऑल, मैं कहूंगा, नॉट ए मीन अचीवमेंट एट ऑल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और जिस तरह से अभी प्रेजेंट में भारत सरकार चल रही है, ये $1 ट्रिलियन पहुंचने में मुझे लगता है कि 2 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप जिस तरह से एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से फॉरेन करेंसी हमारी एकुमुलेट हो रही है, निश्चित रूप से जो है हम आने वाले समय में जो $1 ट्रिलियन पहुंच सकते हैं। अब अगला देखें, आप आज भारत के पास, रिजर्व बैंक के पास में जो है दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी गोल्ड रिजर्व्स अवेलेबल है। दुनिया में आप 7वें देश है जिसके पास इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व है, एंड दैट गोल्ड रिजर्व इज 879.59 मेट्रिक टन्स। ऑफ कोर्स इसमें से आपको करीब 300 टन जो है अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, इसको लाने की कोशिश की जा रही है। लास्ट ईयर जो है 100 टन उसमें से लाया गया था, बट 300 टन अभी बचे हुए हैं, ताकि भारत सरकार ये चाह रही है कि सारे के सारे जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं वो देश के अंदर ही रहें, और उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोना लाना इतना आसान नहीं है, खासकर इतने बड़े क्वांटिटी में जो है, उसके लिए बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल धनतेरस के दिन करीब 100 टन लाया गया था, इस साल भी उम्मीद कर रहे हैं कि 100 टन के आसपास में जो है शायद दिवाली के आसपास में लाया जाए। ये गोल्ड जो रिजर्व जो है ये फॉरेन करेंसी रिजर्व के पार्ट होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि करेंसी फ्लक्चुएशन जो दुनिया में इतना होती है उससे बचने के लिए जो है डॉलर में कैश को कम किया जाए और गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया जाए। इसलिए लगातार कोशिश है सरकार की, धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में गोल्ड रिजर्व्स बढ़े हैं, क्योंकि वो एक हेजिंग आपको देता है करेंसी में फ्लक्चुएशन से। क्योंकि गोल्ड रिजर्व्स आप देखेंगे, गोल्ड की प्राइसेस जो हैं कैसे
पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे प्राइसें बढ़ती हैं आपके फॉरेन रिजर्व्स की भी जो है वैल्यू बढ़ती है, एंड अल्टीमेटली इट हेल्प्स योर इकोनॉमी। अब फॉरेन रिजर्व्स ने बड़ा रहने का सबसे जो बड़ा मतलब कि जो फायदा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर की कंपनियां होती हैं, उनको ये भरोसा रहता है कि हम भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उद्योग धंधे लगा सकते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर्स की कमी वहां नहीं होगी। आपको मैं बता दूं, कभी कल ही एक मैं न्यूज देख रहा था कि पाकिस्तान में 25 साल तक काम करने के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट में ने अपना डेरा डंडा उखाड़ करके बंद करके जो है पाकिस्तान छोड़ करके चली गई 25 साल काम करने के बाद। उसका मेन कारण यही है कि उस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में यदि आपको डॉलर की जरूरत है तो सरकार दे नहीं रही है। वहां के स्टेट बैंक, जो वहां की सेंट्रल बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो डॉलर रिलीज नहीं करती, तो आपके कारोबार पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि आप बाहर से कुछ मंगा नहीं सकते और कुछ बेच नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है। तो आज जो है विश्व के बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, जो सारे दुनिया में कारोबार, जिनका कारोबार फैला हुआ है, उनकी दिलचस्पी जो है आपके देश में इसलिए हो रही है क्योंकि आपका एक स्टेबल अर्थव्यवस्था है और आपके पास ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उनको मालूम है कि एक स्टेबल कंट्री में जो है कारोबार करना, इन्वेस्ट करना जो है ऑलवेज फायदेमंद होता है, और वो उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। और इसलिए आप देखें बहुत सी कंपनियां चाइना से भी आने की कोशिश करें, कुछ आ रही हैं, कुछ पार्शियली आई हैं, कुछ फुली आ रही हैं, और नॉट ओनली चाइना बट यूरोप से भी बहुत सी कंपनियां जो है अब आने के उसमें है। अभी रिसेंटली जो है एक डेढ़ हफ्ते पहले जो है न्यूज आई कि डसॉ एविएशन जो फ्रेंच की कंपनी है, जो कि विश्व प्रसिद्ध जो है राफाल प्लेन बनाती है, जिसको भारत ने भी लिया था, एयरफोर्स ने लिया था, वो अपने राफाल प्लेन की जो बॉडी होती है, इसको फ्यूजलाज बोलते हैं, एरो स्ट्रक्चर्स की, मान जो जिसका कहते हैं अंदर, और उसके अंदर फिर इक्विपमेंट फिट किए जाते हैं, बट पूरी बॉडी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट माने और सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है किसी भी हवाई जहाज के लिए जो है, वो अब फ्यूजलाज जो है राफाल का, वो आपके इंडिया में जो है टाटा एडवांस सिस्टम्स के से कोलैबोरेशन में बनाने जा रही है। मतलब कि राफाल बनाने के लिए जो है अब बॉडीज जो है उसकी बन करके उसका जो है स्ट्रक्चर जो है फ्यूजलाज का जो है वो यहां से बन के जाएगा। सिमिलरली दुनिया की एक और बड़ी एविएशन कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर बोइंग, उसने भी टाटा के एडवांस सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया कि उनके पैसेंजर्स प्लेन के जो फ्यूजलाज होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो भारत में बेंगलोर के पास में कोई प्लांट बनेगा, वहां बना करके जो आप मतलब एक्सपोर्ट करेंगे। आप देखेंगे ये तो अभी सिर्फ स्ट्रक्चर से उनकी फ्यूजलाज की बॉडी की बात हो रही है, धीरे धीरे मजबूरन जो है उनको जो है अपना सारा प्लांट उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा और इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है पैसेंजर प्लेन्स की भी भारत में करनी पड़ेगी। कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है उनके पास में। उनकी अर्थव्यवस्था आप सुधार नहीं सकती। उनके यहाँ जो स्ट्रक्चर बन चुका है, जो सिस्टम बन चुका है, उसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी देशों और अमेरिका में जो है वेजेज इतने हाई हैं, इन्फ्लेशन भी हाई हो चुका है और वेजेज इतने हाई हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं इट बिकम्स एक्सट्रीमली कॉस्टली। तो आपको जब उसको ये करना है, थोड़ा उसकी कॉस्ट कम करनी है, चीपर उसे बनाना है, तो आपको चाहिए स्किल्ड लेबर, स्किल्ड हाईली स्किल्ड मैन पावर एट वेरी लो कॉस्ट, जो कि भारत में ही संभव है। पहले चाइना में संभव था, लेकिन चाइना की जो दुनिया के प्रति जो उसकी उनका रुख है, हर जगह वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर कोविड आने के बाद से जो है चाइना पर से दुनिया का भरोसा उठता जा रहा है। तो दुनिया के लिए जो है और इन कंपनियों के लिए जो है एकमात्र विकल्प जो बचता है वो भारत, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कहने को वियतनाम, थाईलैंड में भी बहुत से मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन उन कंपनियों की लिमिटेशन, उनकी ज्योग्राफी की इतनी छोटी है, मैन पावर का इतना मतलब कि जो है लिमिटेड है,
अल्टीमेटली जो है लार्ज स्केल पर आप कुछ भी करना चाहें तो भारत में जितने स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने पॉलिटेक्निक्स हैं, इस मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने आईआईएम्स हैं, इनके लड़के निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? वही जो चला रहे हैं भारत को, वही भारत को चला रहे हैं। तो अब मजबूरी में इन कंपनियों को जो है धीरे धीरे आपके देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आप जाके बैंगलोर में देख लें जो है मोर और लेस सॉरी दुनिया की सारी के सारी एमएनसी बड़ी कंपनियां जो होती है, हाईटेक कंपनियां हैं, उन्होंने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है वहां खोल रखे हैं, जहां उनका हाईटेक आर&डी होता है, और वो आर&डी जो है फिर वहां बाहर जाता है, और से जो है उनकी कंपनियों में जो चेंजेस लाने हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो है नए डिजाइन तैयार होने हैं, उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, आप जस्ट एक डेटा उठाकर देखें तो फाइनेंशियल ईयर जो है 2024-25 में इंडिया से, आपको आश्चर्य होगा यदि आप पिछले कुछ साल पहले के डेटा को से इसका कंपेयर करके देखें तो आपकी आंखें फटी खुली की खुली रह जाएंगी। इंडिया से सिर्फ आईफोन जो है एप्पल बनाने वाली कंपनी ने जो है, अब उनके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉक्सकॉन, देन विस्ट्रॉन और एक पेगाट्रॉन है। पेगाट्रॉन ने अपने उसको एक्टिविटी को सेल कर दिया टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ये तीनों मिलकर के जो आईफोन बना रहे हैं, और भारत में भी अभी मेड इन इंडिया आईफोन बनता है, और सारे लेटेस्ट आईफोन 16 तक भी यहाँ बने, आईफोन 17 भी यहीं से लॉन्च होगा। इनका एक्सपोर्ट आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। 2024-25 में जो है 1.5 लाख करोड़, यानी यूएस डॉलर्स की बात करें तो 17.47 बिलियन डॉलर्स के जो है आईफोन आपने इंडिया से एक्सपोर्ट किया है। सैमसंग वगैरह की बात ही छोड़ दी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आईफोन की बात कर रहा हूं। 17.47 बिलियन डॉलर्स, 1.5 लाख करोड़। और यदि सैमसंग को भी इसमें जोड़ लें तो सैमसंग करीब 50,000 करोड़ के आईफोन्स जो है यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट किया है। तो सिर्फ दो कंपनियों ने मिलकर के, सिर्फ इन दो कंपनियों ने मिलकर के, आईफोन और सैमसंग ने जो है मिलकर के जो है भारत से 2 लाख करोड़ के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। कैन यू बिलीव? आज से 3 साल 4 साल पहले जो है सारे के सारे आईफोन जो है भारत में जो है मेड इन चाइना आते थे, सारे के सारे 100% मैं कह सकता हूं मेड इन चाइना आते थे, और लोग उसी को खरीदते थे, कोई ऑप्शन नहीं था। आज के दिन में भारत में कोई भी मेड इन चाइना आईफोन नहीं मिलता, सारे के सारे मेड इन इंडिया है। और इसके साथ साथ जो है ये बड़ी भारी संख्या में जो है एक्सपोर्ट अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को हो रहे हैं। तो आप खुद समझ जाएं कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आया है। देश तो वही है, लोग भी वही हैं, सिर्फ ऊपर में बैठी सरकार बदल गई है, और वो सरकार जो है कुछ कर रही है, कुछ ऐसे डिसीजन ले रही है कि देश की अर्थव्यवस्था पर उसके बड़े ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। हम लोग नहीं बदले, हम लोग वही हैं। हमारे जो टेक्निकल मैन पावर है या देश के लोग हैं वही सब हैं, सारी व्यवस्थाएं वही है, लेकिन ऊपर में सरकार बदली है। जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो पॉलिसीज वो हमें दे रहे हैं, वो मतलब कि जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली है, बिजनेस फ्रेंडली है, और साथ साथ जो है उसमें हैसल्स को कम कर दिए गए हैं कि आपको बहुत दौड़ भाग नहीं करनी है। कोई प्लांट सेटअप करना है, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो आप के काम जो है लाइसेंसेस वगैरह, जो परमिशन वगैरह मिलने में उतनी देरी नहीं होती है, आसानी से हो रहा है, और इसको और सिंप्लीफाई किया जा रहा है, और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में देखेंगे
कि और भी इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स पड़ेंगे और आपकी इकोनॉमी और भी तेजी से बढ़ेगी। अब आगे चल देखते हैं आगे क्या है। इसी के बारे में एक और है कि सिर्फ इस साल मई महीने में ओनली इन 1 मंथ आपने जो है $1 बिलियन का जो है आईफोन सिर्फ यूएस को, यूरोप को छोड़ दीजिए, उसका डाटा आ जाए तो और आपने $1 बिलियन के जो है अमेरिका को भेजे हैं सिर्फ एक महीने मई महीने में। और जनवरी से मई के बीच में जो है 2025 की बात मैं कर रहा हूं कि आपने 20.4 मिलियन यूनिट्स जो है आईफोन के जो एक्सपोर्ट किए हैं सिर्फ जनवरी से मई तक 5 महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी पूरा साल होते होते ये फिगर कहां पहुंचेगा। दैट कैन वेरी वेल बी थॉट ऑफ। अब आ जाइए भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट 24-25 में जो रहा है वो 23,622 करोड़, ये 2013-14 के मुकाबले 34 गुना ज्यादा है, क्योंकि 2013-14 में हार्डली 400-500 करोड़ की मतलब ये होती थी, 500-600 करोड़ की होती थी। आज ये 23,622 करोड़, और यकीन मानिए आगे आने वाले समय में जो है इसमें जबरदस्त उछाल आने वाला है। आप आज के दिन में ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एटेक्स जैसे जो है गन्स आप मतलब कि जो है हॉविट्जर्स जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी न जाने कितने छोटे छोटे आइटम्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है एक लाइन लगी हुई है भारत से जो है भारतीय इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए क्वेरी डिफरेंट कंट्रीज, 20-25 कंट्रीज ने क्वेरी भेज रखी है। ब्रह्मोस की डील तो आपने ऑलरेडी फिलीपाइंस को दे रखा है, फिलीपाइंस को हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब वियतनाम और इंडोनेशिया लाइन में लगे हुए हैं और वो जल्दी ही फाइनलाइज होगा, और ये $multi-million के सारे डील्स हैं। उसी तरह से आप ले लीजिए आकाश मिसाइल के लिए आपने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है, अब जो है फिलीपाइंस उसमें लाइन में लगा हुआ है, ब्राजील भी लेना चाह रहा है, अनेकों कंट्रीज हैं। अभी मोदी जी जो है ग्रीस गए थे, उन्होंने जो है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल उसको 1500 किलोमीटर वाला उनको ऑफर किया है। तो आप देखेंगे निकट भविष्य में यदि 1-2 लाख करोड़ ये पहुंच जाए अगले 5-7 सालों में, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा कि भारत के इक्विपमेंट्स जो हैं कितने रिलायबल हैं और कितने इफेक्टिव हैं और कितने लो कॉस्ट हैं। इसके बाद जो है दुनिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अमेरिकन इक्विपमेंट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, रशियन इक्विपमेंट सारे कंट्री लेते नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ और के कारण जो है। चाइनीज इक्विपमेंट चीपर है, लेकिन उनका हाल आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, चाहे उनके JF-17 एयरक्राफ्ट हो, चाहे HQ-9 उनके मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे और भी जो बहुत उनके CM-400 मिसाइल हो, सारे के सारे मार के गिरा दिए गए। तो अब दुनिया की आंखें खुली है, वैसी कंट्रीज जो कि अमेरिकन इक्विपमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो कंट्रीज कहां जाएंगे आखिर, और उनको सस्ते दाम में जो है रिलायबल इक्विपमेंट्स चाहिए। चाइनीज इक्विपमेंट नहीं रिलायबल है, वो तो पता चल गया, तो उनकी लाइन लगी हुई है। और अगले आने वाले सालों में आप देखेंगे ये डिफेंस एक्सपोर्ट वाला सेक्टर जो है बहुत तेजी से उछाल मारने वाला है। ये लाख करोड़ तक पहुंच जाए अगले 2-3 साल में, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत ने 24-25 में जो है इंजीनियरिंग गुड्स पहले हम बहुत कम एक्सपोर्ट किया करते थे, बट इंजीनियरिंग गुड्स में हमने जो है $116.67 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स से हमने एक्सपोर्ट किए हैं 24-25 में। आप समझ लीजिए इंजीनियरिंग गुड्स जो है बहुत प्रोड्यूस करने के लिए बहुत हाई स्किल्स चाहिए,
बहुत ही हाई क्वालिटी के मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और हाई क्वालिटी के स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। और अब दुनिया धीरे धीरे भारत के स्किल्स के बारे में जान रही है और भरोसा उनको भारतीय प्रोडक्ट्स पर हो रहा है। इसलिए जो है आपके जो है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के जो है ये मतलब कि फिगर आपको दिख रहा है। आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात कर लें, भारत ऑलरेडी जो है दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर को सस्ती दवाइयां बेचने के लिए, सस्ती और क्वालिटी वाली दवाइयां बेचने के लिए जो है विख्यात है। आपने 24-25 में जो है $30 बिलियन के जो है मेडिसिन आपने एक्सपोर्ट किए हैं दुनिया को। 30 बिलियंस इज नॉट ए स्मॉल फिगर। कई लाख करोड़ में चला जाएगा ये, मतलब 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान जो है सारी दुनिया में हाय तौबा मची हुई थी वैक्सीन के लिए। अमेरिकन अपनी वैक्सीन को जो है बहुत ही महंगे दाम में बेचना चाह रहे थे। फाइजर और मॉडर्ना जो है दुनिया में कह रहे थे कि भैया ये सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, बस वैक्सीन है, इसको दुनिया खरीदे, 4 रुपये में बेचना चाहिए। बहुत ही एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव। उस समय भारत ने अपने वैक्सीन बनाए और न सिर्फ भारत में सारे 140 करोड़ लोगों को जो है, अब 140 में सभी तो 140 ने नहीं लिया होगा, बट कम मैं तो मानता हूं कि करीब करीब 100 करोड़ ने जरूर लिया होगा। इनको फ्री वैक्सीन 2-2 डोज दी गई और उसके साथ करीब करीब दुनिया के 150 देशों को वैक्सीन फ्री में दिया या मिनिमम कॉस्ट पर वैक्सीन दिया गया। और इसलिए जो ग्लोबल साउथ है जिसको बोलते हैं आज के दिन में, जो वैसी कंट्रीज जो पुअर हैं उनको दुनिया नहीं हेल्प करती उतना, भारत उनकी आवाज बनकर उभर रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है। आपने देखा होगा कि 2023 में जो है G20 समिट में जो है भारत ने जो है अपना इन्फ्लुएंस यूज करके अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया। अफ्रीकन यूनियन सारे अफ्रीकन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, उसको अपने यूनियन बनाया और मोस्ट ऑफ द जो ग्लोबल साउथ के जो पुअर कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी कम है, छोटी है, वो इसी अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो ग्लोबल साउथ की वॉइस बनकर आप आगे निकल रहे हैं और इसमें कोविड के दौरान सप्लाई की गई जो है आपकी जो है सस्ती या फ्री वाली जो है वैक्सीन है, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और इससे जहां पर सारी दुनिया मर रही थी वैक्सीन के लिए और अमेरिका उसके लिए पैसे मांग रहा था और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पैसे मांग रहा था, आपने सस्ती या फ्री में भी बहुत कंट्रियों को फ्री में देकर के जो है आपने अपनी साख इन देशों के बीच में स्थापित किया। और आज इसी का नतीजा है कि वो सभी कंट्रीज जो है आपको अपना लीडर्स मानती है और वो चाहती हैं कि उनकी आवाज बनकर आप दुनिया में उठाएं। बड़े बड़े फोरम G7, G20 या UN में जो है आप उनकी आवाज बनकर उठाएं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने देशों का, छोटे देशों का, छोटी इकोनॉमी वाले देशों का जो है विश्वास जीतना जो है इज ट्रिमेंडस जॉब। अब इसके बाद अगला देखते हैं IT सर्विसेज। IT सर्विसेज में तो आप सबको मालूम होगा कि भारत दुनिया का जो है समझिए कि लीडर है। आज दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो भारत में बनते हैं या नहीं तो भारत से के लोग ही बनाते हैं और दुनिया के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। इवन चाइना बगल में है लेकिन उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। भारत की टैलेंट जो है IT क्षेत्र में जो है बिल्कुल अनपैरेलल्ड है और इसका ये नतीजा निकला है कि 24-25 में जो है आपने $210 बिलियन के IT सर्विसेज जो हैं आपने एक्सपोर्ट की हैं। सो उसमें सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी चीजें हैं। और यदि IT के टोटल जो है आपका रेवेन्यू की बात की जाए IT सर्विसेज की जो है, तो आपने जो है मिला करके $283 बिलियन का जो है आपने जो है एक्सपोर्ट किया है। कैन यू इमेजिन 283 बिलियन डॉलर्स हम
दुनिया की आधी कंट्री जो हैं होंगी जिनका की जीडीपी जो $283 बिलियन के आसपास नहीं है। अरे आपका निकम्मा पाकिस्तान बगल में है, उसकी हार्डली 300 सवा $300 बिलियन की जो है इकोनॉमी है। आपकी एक सेक्टर, आपका एक सेक्टर सिर्फ आईटी सेक्टर जो है वो अगले कुछ सालों में चाइना में इसके पाकिस्तान की इकोनॉमी से ऊपर उठ जाएगा। कैन यू बिलीव? ये कहां जा रहे हैं हम? और दुनिया क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है? ओनली बिकॉज की जो है जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड्स को आप अचीव कर रहे हैं, जबकि दुनिया में इतनी परेशानियां हो गई हैं, जियोपॉलिटिक्स चल रही है, या रसिया यूक्रेन वार लिंगर कर रहा है, इजराइल ईरान का कन्फ्लिक्ट इधर शुरू हुआ, बीच में इंडिया को भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से के खिलाफ उलझना पड़ा। इन सबों के बावजूद भी जो है यू आर अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, आप बढ़ते जा रहे हैं। और यही चीज दुनिया को आश्चर्यचकित किए हुए है कि क्या हो रहा है यहां पर। $283 बिलियन का एक्सपोर्ट आप आईटी सर्विसेज का कर रहे हैं दुनिया को। दुनिया की सारे टेक जायंट्स जो हैं वो आईटी सर्विसेज के लिए जो है भारत के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सिर्फ भारत पर, क्योंकि इतने अच्छे सॉफ्टवेयर भारत में बन सकते हैं और वो भी चीपर प्राइस पर बन सकते हैं। अमेरिका में चाहे जितना भी कर ले, R&D कर ले, बन नहीं सकते उतने सस्ते में। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस वाज अनदर, मतलब कि जो है वो अब दूसरी एक ऐसी मैंने एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं जो कि सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एनर्जी डिफिशिएंट है, नेचुरल उसमें जो है कोल वगैरह तो जरूर है, बट पेट्रोलियम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं थोड़े थोड़े मिलते हैं, बट स्टिल 85% ऑफ द पेट्रोलियम्स जो है डिमांड जो है हम इंपोर्ट ही करके पूरा करते हैं। लेकिन रसिया यूक्रेन वार ने जो है एक गजब का इसमें एक चेंज लाया है। यूरोपियन कंट्रीज ने जो है रसिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया और भारत ने जो है डिस्काउंटेड रेट पर रसिया से जो है तेल लेना शुरू कर दिया। डिस्पाइट ऑफ कि यूएस, अमेरिका और यूरोप ने बहुत इस पर मतलब ये किया कि नहीं आप रसिया से तेल ना लें, बट इंडिया ने कहा नहीं, हमारा हित जहां पर है हम वहां जाएंगे और हम तेल लेंगे, आपको जो करना है आप करें। इंडिया ने तेल लेना शुरू किया डिस्काउंटेड प्राइस पर रसिया से और उसको इंडिया में रिफाइन कर, अब यूरोपियन देश तो रसिया उनका मेन सप्लायर था, उन्होंने लेना वहां से बंद कर दिया था। और ओपन मार्केट में जैसे गल्फ में जो है सऊदी अरब है, आपको कुवैत है, इराक है, ईरान से तो ले नहीं सकते थे, उस पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए थे। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस $139 पर बैरल तक पहुंच चुकी थी और इंडिया उसमें डिस्काउंटेड प्राइस पर ले रहा था रसिया से तेल, अभी भी ले रहा है स्टिल। आपको डिस्काउंट कम हो गई होगी बट स्टिल इट इज चीपर। और उसको रिफाइन करके जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया यूरोपियन कंट्रीज को। आपको पता है 24-25 में क्या हुआ है? आपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं मेनली जो है आपको डीजल, पेट्रोल और एटीएफ जिसको हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, आपने $70.13 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया। कैन यू बिलीव? जिस देश में है, आपको आश्चर्य होगा, जिस देश में पेट्रोलियम बहुत कम है, नेचुरल पेट्रोलियम जो है रिजर्व बहुत कम है, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन जो है बहुत है, हम अपने डिमांड से इंटरनल सोर्सेज से मात्र 15% ही पूरा कर पाते हैं। ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रिजर्व्स, काफी बड़ा रिजर्व्स मिलने का अनुमान है और उसकी पूरी संभावना है, 90% तक ये कंफर्म्ड है। अंडमान निकोबार के आसपास जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र के अंदर में है, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर चल रही है और वी आर वेरी नियर टू द अचीविंग द गोल। वो बात अलग है, उस पर अलग बात करेंगे जब हम शायद पेट्रोलियम इंपोर्ट से फ्री हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं और रादर हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, इतने बड़े रिजर्व्स की संभावना लग रही है। लेकिन वो बात की बात है, आपके पास पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं है और आप $70.13 बिलियन के जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर बहुत से कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, नायरा एनर्जी है, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, या और इन लोगों ने काफी तगड़ा मतलब प्रॉफिट अर्न किया इस उससे जो है
सस्ते तेल रसिया से मंगाकर और उसको अमेरिका एक्सपोर्ट करके जो है। तो ये डेटा देखने के बाद जो है अब 24-25 का जो हमारा जीडीपी का अनुमान है सारी दुनिया का, ऑफ कोर्स ये पिछले साल से कम रहेगा नो डाउट, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज जो है दुनिया में बहुत चेंज हुए हैं। इकोनॉमीज जो हैं दूसरी कंट्रीज की खासकर जो है बहुत तेजी से मतलब कि जो है टर्मोइल में गया है, खासकर वेस्टर्न यूरोप और एंड कह सकते हैं रसिया तो खैर ऑलरेडी है ही, एंड अमेरिका और साथ साथ चाइना की भी मतलब जो हालत इकोनॉमी अच्छी नहीं है। बट इसके बावजूद भी जब दुनिया सारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अदर रेटिंग एजेंसी कह रहे थे कि भारत 6.0% से ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाएगा, हमने ये अनऑफिशियल डेटा भी है, ऑफिशियल डेटा भी आने में थोड़ा सा वक्त और है, फाइनल आएगा, 6.4 अचीव किया है। और ऑफिशियल डेटा जब तक कंपाइल हो रहा है जो इंडिकेशन सरकार ने दिए है कि शायद ये 6.8 तक भी पहुंच जाए। जो नियरेस्ट राइवल आपके होंगे चाइना वगैरह वो 4-4.5 से ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो है आप 6.4 पहुंच रहे हैं, रादर 6.8 भी पहुंच जा सकते हैं। थोड़ी सिचुएशन दुनिया में आसान हुई, ईज हुई, थोड़े वार्स वगैरह रुक जाएं और अभी जो ट्रंप ने जो टैरिफ वार करके एक टर्मोइल क्रिएट कर रखा है वो सब समाप्त हो जाए तो आपको 8-8.5 पहुंचना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल, क्योंकि लास्ट ईयर हमने 7.48 तक तो पहुंच ही गए, 7.4 तक हम पहुंच ही गए थे विदाउट मच एफर्ट। तो आपको 7.5-8 तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम नहीं है और आई थिंक इट विल हैपन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, डेफिनेटली इट विल हैपन। तो इससे अंदाजा लगता है कि किस तेज रफ्तार से हमारा देश आर्थिक प्रगति कर रहा है और दुनिया को इस आश्चर्य हो रहा है कि भारत में आखिर क्या हो रहा है। कुछ नहीं है, नथिंग, हार्ड वर्क, क्लियर कट पॉलिसीज और पॉलिसी को आसान माने बिजनेस और इसको इंडस्ट्री को आसान करने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं और हम लोगों की सिंसियर वर्क, इसी का एक वो है मिला जुला ये इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी ये और भी ज्यादा मजबूत होकर हम बाहर निकलेंगे और दुनिया के सामने जो है हमारी बात सुनने का या हमारे ऑप्शन, हम दादागिरी कभी नहीं करते। मोदी जी ने कहा है कि ना हम आंख नीचे करके बात करते हैं ना ऊंचे करके बात करते हैं, हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं। तो हम बराबरी से जो है वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो उनके साथ बात करना चाहते हैं, जो कि आज तक वो लोग समझते थे कि हमको नीचे दबा करके ही वो बात करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी सुन और अच्छे दिन आने वाले हैं, आगे और भी अच्छे दिन आएंगे। आपका फ्यूचर ब्राइट है, भारत का फ्यूचर ब्राइट है और खासकर युवाओं का फ्यूचर और भी ब्राइट है, क्योंकि उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं उतना डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं इसको, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि हमारे चैनल्स को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके और हम और भी अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने ला सकें। धन्यवाद।